नमस्कार सभी को। आज बहुत ही शुभ दिन है हम सबके लिए। 28 दिसंबर 2023 शाम 8 बजे राष्ट्रीय वेबिनार 365 में हार्दिक स्वागत है। साथ ही आज की मुख्य वक्ता मुख्य अतिथि डॉक्टर अंजलि सिंह फरीदाबाद हरियाणा से हमारे इस मंच पे उपस्थित हो चुकी हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथ ही आज का जो टॉपिक है वेबिनार सत्र में वह स्पीच ऑन एंजाइटी, इस पर आज व्याख्यान होगा, तो सभी लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक जुड़े रहें। और आज के इस महासत्र को आरंभ करने से पूर्व हम लोग ईश्वर वंदना करेंगे। सभी लोग कमर गर्दन सीधी करते हुए ध्यानात्मक आसन में गजाननं भूतगणादि सेवितं कपेत जम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। हथेलियों का दर्शन करेंगे, कोमलता से चेहरे पर स्पर्श करेंगे। आज का सत्र बहुत ही अच्छा होने वाला है, कहीं न कहीं ज्ञानवर्धक होने वाला है। एंजाइटी आज के समाज में जो है बहुत ज्यादा इसका एक तरीके से कह लीजिए प्रकोप है, यानी कि हर व्यक्ति आज एंजाइटी से जूझ रहा है। तो उस पर कैसे उसका निवारण हो सकता है, उस पर अब व्याख्यान होगा। तो आज के जो मुख्य वक्ता डॉक्टर अंजलि सिंह जी हैं, फरीदाबाद हरियाणा से हमारे बीच जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर अंजलि सिंह जी साइकोलॉजी काउंसलर विद टेक्नोलॉजी डायबिटीज एजुकेटर भी हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारा अनुभव है। आज हम उनकी मुजबानी सुनते हैं। तो आइए अब सीधे चलते हैं डॉक्टर अंजलि सिंह जी के पास। धन्यवाद। नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऋषि कुलयुग पीठ पे कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया। एक बहुत ही गंभीर विषय जो कि आजकल की समाज के लिए बहुत बुरी तरह से, एक तरह से कहें तो जंगल में फैलती आग की तरह ये फैलता जा रहा है। जो आज की युवा पीढ़ी है बहुत बुरी तरह से इससे ग्रसित होती जा रही है। हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हर एक पर्सन एंजाइटी से पीड़ित है, कहीं कम कहीं ज्यादा। बट जब परेशानी तब है, सोचने का विषय हमारे लिए इसलिए बन गया है ये, क्योंकि आजकल के बच्चे और युवा वर्ग बहुत ज्यादा ही एंजाइटी की तरफ जाते जा रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को अपनी भावनाओं को व्यक्त ही नहीं कर पाते हैं। जहां भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते, धीरे धीरे वो चीजें मन में घर करती जाती हैं और आगे बढ़ते बढ़ते वो एक अवसाद का रूप ले लेती हैं, और बढ़ते अपनी भावनाओं को वो एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पाते, कंफर्टेबल नहीं फील हो पाते। तो वो चीजें उनके अंदर धीरे धीरे बहुत सारे शारीरिक और मानसिक बदलाव लेके आती है। अगर हम एक तरह से कहें तो क्या है एंजाइटी? एंजाइटी है बहुत ज्यादा चिंता करना, किसी भी विषय पर बहुत चिंता करना, कि चिंता करते जा रहे हैं, चिंता इस हद तक कर रहे हैं कि वो हमारे जीवन का डेली रूटीन है, हम उसको भी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। वहां भी वो हमको बीच बीच में इंटरप्ट कर रही है कि हम रोजमर्रा के काम सो नहीं पा रहे हैं, या अपनी डेली रूटीन को फॉलो नहीं कर पा, एफिशिएंसी नहीं दे पा रहे हैं। ये सारी चीजें वहां उभर के आती हैं, चाहे हम उसे किसी भी रूप में ले लें। बट ये एक गंभीर चिंता का विषय है हमारे समाज के लिए। इसका सबसे बड़ा अगर दोष मैं कहूं तो ये हमारा जो सामाजिक हमारी व्यवस्था थी, हमारी भारतीय परंपरा जो एक सामाजिक व्यवस्था थी कि हम एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। वहां दादा दादी, चाचा ताऊ, चाची, मामी, बुआ सब होते थे घर के अंदर। तो लड़के और लड़कियों को एक जगह मिलती थी कि वो अपने माँ बाप से नहीं जो चीजें साझा कर पाते हैं वो वहां साझा कर लेते थे, कि अपने हम उम्र चाचा हैं या बुआ हैं तो उनसे लड़के लड़के अपनी बातों को शेयर कर लेते थे। और जब वो इन सब चीजों को शेयर करते थे तो उनको वहां उनका सॉल्यूशन मिल जाता था, तो उनकी चिंता वहीं खत्म हो जाती थी। और उन्हें ये भी डर नहीं रहता था कि हमारे माता पिता को पता पड़ेगा तो कैसे क्या होगा, क्योंकि जो बड़े होते थे वो उस चीज को अपने भाई बहनों से या अपने बड़े भाई से, बुआ या चाचा इस तरीके से बताते थे कि बच्चे को इस तरह से ये परेशानी है, ये बात है, तो वो प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाया करती थी। आजकल के बच्चे और माँ बाप के बीच में जनरेशन गैप्स आ गए, तो हम समझ ही नहीं पाते हैं
बच्चों को इतना स्पेस नहीं दे पाते हैं, इन सारी चीजों को समझ नहीं पाते हैं कि किस तरीके से उनको टैकल करना चाहिए, कैसे उनको समझाना चाहिए। उतना खुलापन नहीं रह गया है। कहते हैं कि हम बहुत ओपन है, हम बहुत मॉडर्न है, बट एक्चुअलिटी में हम बहुत सेंसिटिव होते जा रहे हैं। देखा गया है कि इन सब चीजों को हम इग्नोर करते हैं। चिंता और एंजाइटी एक ही कहूंगी मैं। आप ये कहिए कि एंजाइटी हर एक को होती है, थोड़ी या ज्यादा। जो थोड़ी बहुत होती है वो तो सही है, होनी भी चाहिए कि आप अपने फ्यूचर को लेके चिंतित हैं या अपने अर्थव्यवस्था को लेके चिंतित है कि हमारी फाइनेंशियल हम सिक्योर हैं या नहीं है, या और कुछ चीजें हमारी कैसी चल रही हैं। अगर हम उन सब चीजों को लेके सिक्योर नहीं है तो हम फील करते हैं, इनसिक्योरिटीज आने लग जाती हैं, हम एक दूसरे से बचने लग जाते हैं, समाज को फेस करने से बचने लग जाते हैं। धीरे धीरे जब ये चीजें बढ़ने लग जाती हैं तो ये गंभीर चिंता का विषय बन जाता है कि आखिरकार जब ये चीजें बढ़ रही हैं और आप चेंजेस देख रहे हैं तो जो इससे ग्रसित होता है उसे एकदम से मानसिक बीमारी के तौर पे देखना बहुत मुश्किल है, और समझ पाना या डिटेक्ट कर पाना कि ये एंजाइटी है या नॉर्मल चिंता है, उसमें थोड़ा सा एक लकीर भर का फर्क मैं कहूंगी कि एक लाइन है जिसको कि हमें समझना है कि ये कितनी छोटी सी हल्की बारीक लाइन है जिसे हमें इसके बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये एंजाइटी है या क्या है। धीरे धीरे एंजाइटी बढ़ते बढ़ते जब हम उसे ध्यान नहीं देते हैं, पैनिक अटैक्स पड़ने लग जाते हैं, उनके साथ में ये हमारे डिप्रेशन में हम चले जाते हैं, फिर वो इतना गहरा हो जाता है कि आगे फिर मानसिक स्थिति काफी खराब हो जाती है। हम हेल्थी मतलब स्वास्थ्य के बारे में तो हम सोचते हैं कि हम हेल्दी रहें, बट हम ये नहीं सोचते कि स्वास्थ्य केवल स्वास्थ्य ही नहीं है कि शारीरिक स्वास्थ्य हो। मानसिक तौर पे जब आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप शारीरिक तौर पे कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकते, क्योंकि जो हमारा दिमाग हमको, जो हमारा माइंड हमको वो भेजेगा सारी हमारा जो नर्वस सिस्टम है जिस तरीके से हमारे को संवेदनाएं प्रेषित करेगा कि हमें ये काम करना है, इस तरीके से काम करना है। हमारी मेंटल डिसऑर्डर इसलिए डिसऑर्डर्स हो जाते हैं कि हमारा माइंड प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाता है ड्यू टू कि हम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं, माइंड फॉगिंग हो जाती है। हर समय चिंता से घिरे रहने से हमें बहुत सारी तरीके की चीजें ऑकर होने लग जाती हैं। जो एंजाइटी से पीड़ित लोग हैं, अब हम देखा जाए तो कितने प्रकार के होते हैं ये हमारी एंजाइटी। ये जो इसमें है, हम जो हमारे बच्चे हैं या हमारे आने वाली युवा पीढ़ी है, तो हम उसको किस तरीके से टैकल करें, उसको हम देखना होगा और समझना होगा कि आजकल के जो पीढ़ी है उसके अंदर विश्वास की कमी हो रही है, कि वो एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, अपने आप को दूसरों के सामने रख नहीं पाते हैं कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, किस तरीके से मुझे समझाना है। तो हमें एज ए माता पिता या एज ए काउंसलर हमें ये समझना होगा, गुरुजन है, हमारे बच्चों के टीचर्स हैं, इन सबकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चों को उतना स्पेस देके उनको उनकी बातों को कहने दिया जाए ताकि वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाए। क्योंकि अब उनके पास ज्वाइंट फैमिली तो है नहीं, ऐसे कुछ है नहीं, फ्रेंड्स तो आजकल इतने अच्छे दोस्त भी नहीं रहे कि हम इस तरीके से अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को शेयर कर लें, क्योंकि हर समय डर बना रहता है कि कहीं कोई हमारी भावनाओं को, हमारी बातों को या हमारी कमजोरियों को जान के हमारे ही खिलाफ उसे यूज ना कर ले। ये एक इनसिक्योरिटी बहुत बड़ा रीजन है एंजाइटी का, क्योंकि हमारा जो समाज है उसका स्तर इस तरीके का हो गया है कि हम कहीं भी चूकते नहीं हैं उसकी जो कमजोरियां हैं उसको यूज करके और अपना फायदा उठाने पे। तो ये जो चीजें हैं इनको हमें कम करना पड़ेगा, हमें एक लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा कि हम वो लेवल दें कि ताकि अगर कोई हमारे साथ किसी चीज को साझा कर रहा है तो हम उसकी बात को उतना ही गुप्त रखें जैसा हम अपनी बातों को रखते हैं, और उसको एक सॉल्यूशन दें। सॉल्यूशन बेस्ड काउंसलिंग इसलिए ज्यादा जरूरी है। इंडिजिनस टेक्नोलॉजी में जिस तरीके से मैं काउंसलिंग करती हूँ, हम एक सॉल्यूशन बेस्ड काउंसलिंग देते हैं कि किस तरीके से आपकी किस परेशानी का क्या हम निजात निकाल सकते हैं, किस तरीके से उसको फॉलो कर सकते हैं, कहाँ आपकी परेशानी है, इसका रूट कॉज क्या है, एग्जैक्टली आपको ये मेंटल और फिजिकल डिसऑर्डर्स क्यों हो रहे हैं। क्योंकि जब हम मेंटली इल हैं तो हम फिजिकली इल अपने आप ही हो जाते हैं। हमारा जब दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो हमारा शरीर उसके कोऑर्डिनेट काम नहीं कर पाता है, क्योंकि हमें मिल ही नहीं रहा है कि क्या एक कमांड नहीं मिल रही अपने माइंड की तरफ से कि हमें ये काम करना है, इस टाइम पे करना है, ये सारी चीजें करनी है। जो आजकल का डेली रूटीन हो गया वो इतना गंदा हो गया है कि रात में जगना है, दिन में सोना है, टाइम पे खाना नहीं है, जंक्स खाने हैं, उल्टा सीधा खा लिया, कभी भी खा लिया, किसी भी टाइम खा लिया। तो ये सारी चीजें कुछ इस तरीके की चीजें हैं कि जो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स को गड़बड़ कर देती हैं और बेमतलब की चिंता का कारण भी बन जाती हैं।
जो हम ये हमारे एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, इसके अंदर देखेंगे आप, तो सामान्य अगर आप उसके लक्षणों के ऊपर जाएं, अगर हमें डिफरेंशिएट करना है, एक लाइन हम जहां देखना चाहें कि आपको डिफरेंशिएट करना है कि एंजाइटी और सामान्य चिंता में क्या फर्क है। कहीं हमारे घर का कोई भी पर्सन, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, एंजाइटी किसी भी उम्र में हो सकती है, वो किसी भी उम्र का हो, क्या वो एंजाइटी की तरफ तो नहीं जा रहा है। उसको जानने के कुछ सामान्य से लक्षण हैं जो मैं आपको बताती हूँ। आप अपने घर पर ही उनको समझ के और उनके ऊपर नजर रख के आप ये समझ सकते हैं कि ये पर्सन एंजाइटी की तरफ जा रहा है। वो बेवजह बहुत ज्यादा चिंता तो नहीं करता है, उसकी कभी दिल की धड़कनें ऐसे ही तेज तो नहीं हो जाती कि आप वो हमें आके कहे कि हार्ट बीट बहुत मेरी तेज हो रही है, मम्मी या पापा जिससे भी वो बात कर रहे हैं, उसको अपनी चेस्ट के अंदर हर समय खिंचाव तो नहीं महसूस होता, जैसे कि अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा है कि मुझे छाती पे भारीपन लगता है, दबाव महसूस हो रहा है, उसकी सांसें फूलती हूँ, जैसे वो बात भी कर रहा है, नॉर्मली खेल भी रहा है। खेलना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है उनके लिए, मतलब वो सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तेज रफ्तार में चल रहे हैं, तो वो भी उनके लिए एक सांस फूलने का कारण बन जाता है। और सामान्य तौर पे वो लोगों से मिल नहीं पाते हैं। आई कांटेक्ट करना उनके लिए एक बहुत बड़ा काम हो जाता है, क्योंकि वो समाज से घबराने लग जाते हैं। इतनी चिंता करते करते वो डरने लग जाते हैं सोशल लाइफ से, और वो दूर भागते हैं उनसे कि हमें इन लोगों को फेस ना करना पड़े, हमें किसी को भी फेस ना करना पड़े, हमें किसी को भी आंसर ना करना पड़े। ये उनकी एक बहुत बड़ा उनके अंदर दिखाई देता है सिम्टम कि ये इस तरह का हो जाता है। और वो लोगों से बातचीत करने में भी घबराएंगे। कई लोगों को क्या होता है, लिफ्ट में जाने से डर लगने लग जाता है कि हम लिफ्ट में गए, कहीं आधे रास्ते में बंद हो गई, कहीं वो हमें नीचे ना लेके आई, कहीं हम ऊपर चढ़ते में बीच में बंद हो गई, कहीं उसमें कुछ भी हो गया, वो उसमें कोई ऐसा फॉल्ट आ गया कि वो नीचे आके गिरी और हम बचे नहीं, हमें मरने का डर लगना, हर समय मौत का खौफ होना। कभी भी ये बात का खौफ उनके मन में बैठ जाता है कि हमें कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है और अब इस बीमारी का तो कोई इलाज ही नहीं है, अब हम मरते जा रहे हैं धीरे धीरे उससे। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन उनके सामने निकलता आता है। वह सफाई करना एक बहुत अच्छी बात है, बट जब वो एक लेवल से अधिक सफाई करने लगे, जैसे कि उसे सनक का आप हद कह दीजिए कि वो कहीं भी एक बाल भी देखना पसंद नहीं करते, कहीं भी एक धूल का कण भी उनको देखना पसंद नहीं है कि यहाँ पे धूल का कण है तो क्यों है। तो ये इस जो सनक की हद तक सफाई है, ये भी एक सिम्टम है उनके अंदर देखने का, कि आप देख सकते हैं कि वो अगर इस तरीके से कर रहे हैं तो कैसे बार बार चीजों को अरेंज करना। किसी ने अगर छोटी सी चीज को भी इधर से उधर हिला दिया तो वो बेवजह से चिड़चिड़ा होकर गुस्सा करने लग जाते हैं, मेरी चीजों को क्यों हटाया, क्यों इन सब चीजों को हाथ लगाया, मेरा सामान जैसा रखा है एज इट इज उसी जगह पे रहना चाहिए। हाँ, सब चीजों को अरेंज करना बहुत अच्छी आदत है, मैनेजेबल रहना चाहिए, बट उसको सनक की हद तक करना कि वो हिलना डुलना ही नहीं चाहिए सामान कहीं भी, जो चीज जहां है उसको वहीं ब्लॉक कर दिया जाए, किसी और को उन सब चीजों को टच ना करने दिया जाए। जैसे कोई टच करता है तो वो एकदम से एंशियस हो जाते हैं कि ये क्या है, ऐसी क्यों हाथ लगाया, ऐसी क्यों छुआ। ये सारी चीजें जीवन के प्रति उनके मन में एक निराशा आने लगती है। जैसे भी कोई पूछे कैसे हो, ठीक है, जी रहे हैं, चल रहा है, ये सब तरीके के जो कन्वर्सेशंस होते हैं ये बताते हैं कि वो सामान्य तौर पे स्वस्थ नहीं है। और ये उनको क्या होता है कि बार बार कुछ भी छोटी से छोटी बात होती है, वो पुरानी बातों को, पीछे की सारी बातों को लेके आते हैं, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। जो नहीं भी हुआ था वो उसको अपनी तरीके से देख करके उसको गलत वे में अपने मन को समझा देते हैं कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे थी और मेरे लिए ये इतनी गलत थी। और बेफालतू की चीजों से अपने आप को कनेक्ट करते रहते हैं कि ये चीजें ऐसी हैं, इनसे लेकर के अपना कनेक्शन एक बिल्ड कर लेते हैं। नहीं, ये सारी चीजें, और ये सोचते हैं कि मेरे साथ तो जो होता है वो गलत ही होता है, मेरे साथ कुछ अच्छा होता ही नहीं है। मतलब एक निराशावादी की तरह से वो सोचने लग जाते हैं। आशा उनके लिए जैसे कोई चीज रह नहीं जाती है, जैसे वो किसी भी चीज को कि ये टास्क है तो मैं तो कंप्लीट कर ही नहीं पाऊंगा, ये तो चीज मेरे से होगी ही नहीं, इस चीज को मैं कैसे ही कर पाऊंगा, ये मेरे लेवल से ऊपर है। जबकि हमारा मस्तिष्क एक इतनी बड़ी मशीनरी है, इतना जबरदस्त यंत्र है कि इससे हम जो चाहें वो कर सकते हैं। ऐसा कोई भी काम नहीं है दुनिया का जो हम इस मस्तिष्क को यूज करके नहीं कर सकते, पर वो उसको सही कमांड नहीं दे पाने के कारण सचमुच में उन छोटे छोटे के रोजमर्रा के टास्कों को भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं टाइम पे, और फिर वो उससे निराशा में बढ़ते जाते हैं, निराशा की तरफ। फालतू की चीजों के विचार उनके दिन में आते रहते हैं, उनका दिमाग कभी भी, मस्तिष्क शांत नहीं होता है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है उनके दिमाग में। उनको प्रॉपरली नींद नहीं आती है, उनकी मांसपेशियों में खिंचाव आता है, पैर के मसल्स खिंच गए हैं, क्रैम्प्स आ रहे हैं, मुड़ जा रहे हैं हाथ पैर, कहीं झटके लग रहे हैं, अचानक गिर जा रहे हैं, और बिना कारण ही उनको बेचैनी महसूस हो रही है, जी घबरा रहा है उनका,
कभी कभी छोटी छोटी बातों पे इतनी चिंताएं कर लेते हैं कि चिंता करते करते उनका सर में दर्द होने लग जाता है। तो सर दर्द तो एक मेजर सिम्टम है जो देखने को मिलेगा आपको एंजाइटी वाले पेशेंट में, क्योंकि वो हर समय सोचते हैं, उनका दिमाग, उनके न्यूरॉन्स कभी भी शांत ही नहीं होते हैं, नर्वस सिस्टम उनका हाइपर एक्टिवेट होता है, तो उनके सर में हमेशा दर्द बना ही रहता है। किसी भी तरीके से वो हर समय यही कहेंगे आपसे कि हमारे सर में दर्द है। देखा जाए तो उनके चेहरे का तेज ही खत्म हो जाता है, क्योंकि ना वो शारीरिक तौर पे स्वस्थ है, ना वो मानसिक तौर पे स्वस्थ है। उनके शरीर में ना उन्हें भूख लगती है और ना ही उनको भरपेट भोजन करने की इच्छा रहती। अगर वो खाते भी हैं तो उसका प्रॉपर रस नहीं बन पाता है, क्योंकि उनके पेट में उनको हर समय अजीब घबराहट, गुड़गुड़ाहट, इस तरह की चीजें महसूस होती रहती हैं। तो जब भोजन पचेगा नहीं तो उसका रस भी नहीं बनेगा, रस नहीं बनेगा तो हमें ताकत मिलेगी ही नहीं। तो चेहरा एक निस्तेज हो जाता है और थकान रहती है हर समय, मांसपेशियां भी कमजोर होने लग जाती हैं धीरे धीरे, समय से पहले ही जो उम्र है उससे भी बड़े दिखाई देते हैं, एक्सेसिव मैच्योर हो जाते हैं, शरीर में तरह तरह की कमियां आने लग जाती हैं, बाल झड़ रहे हैं या स्किन क्रैक हो रही हैं या हमारे एक्सेसिव पिंपल्स निकल रहे हैं। ये सारी चीजें भी उसी चीजों के अंदर आती हैं कि एंजाइटी अगर है, बढ़ रहे हैं, तो ऐसे हार्मोन्स हैं जो कार्टिसोल लेवल हमारा जब बहुत बढ़ने लग जाता है तो हमारे को ये सारे बाकी सारे हार्मोन्स को वो गड़बड़ कर देता है और ये हमारे जो शरीर की जो नॉर्मल फंक्शंस हैं वो भी प्रॉपरली नहीं हो पाते हैं। बार बार इन सब चिंताओं को करके उनकी आदत पड़ जाती है कि वो हर समय चिंता ही करते रहते हैं, रिपीटेशन होता रहता है उनके माइंड में हर समय उस चीज का। और बेमतलब में, जैसे आप कभी नोटिस करेंगे कि कोई अगर आपके घर कोई आ गया और वो बच्चा है आपका, तो वो बार बार उनसे कहेगा अंकल लीजिए, ऐसे कीजिए, मतलब एक चीज को रिपीट करेगा। रिपीटेशन अगर वो बार बार कर रहा है तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सिम्टम हो ही, बट हो सकता है कि ये भी एक सिम्टम हो कि बच्चा बार बार रिपीट कर रहा है कि उसे कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इन सब लोगों में कॉन्फिडेंस की भी कमी आ जाती है, तो वो अपनी बात को मनवाने के लिए जैसे जिद्दी भी हो जाते हैं और अपनी चीजों को बार बार रिपीट करते हैं, ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे काम होगा ही नहीं अगर हम बार बार नहीं बोलेंगे। तो इस तरह की चीजें भी देखने को मिलती हैं इन एंजाइटी के जो भी पेशेंट्स होते हैं उसमें। हम एंजाइटी के प्रकार पे जाएं तो मेजरली देखा जाए तो 5 से 6 प्रकार की एंजाइटी होती है। एक तो सामान्य होती है जिसको कि हाँ ठीक है एंजाइटी है, किसी को ज्यादा होने लग गई, अगर उसको थोड़ा समझा दिया जाए तो वो छोटी मोटी काउंसलिंग के कुछ सेशंस के बाद में खत्म हो जाती है। एक होती है अनियंत्रित जुनूनी प्रकार की, कि वो उसको ओसीडी भी कहते हैं हम, कि वो उस चीज को बहुत ज्यादा बार कि नहीं ये काम है, ये काम है, ये काम है, अनियंत्रित हो जाते हैं उस चीज के लिए, एक्सेसिव सोच के या किसी भी चीज के लिए। जैसे कि कोई एग्जाम है, उसके लिए वो पर्सन बार बार सोच रहा है ये है, ये है, ये है, ये है, बराबर लगातार, और जुनून जैसा सवार हो जाता है कि नहीं ये तो मुझे करना ही करना है, हर हालत में करना है। इस तरीके से वो उसको कर भी नहीं पाता है, उसको हम जुनूनी प्रकार की या अनियंत्रित प्रकार की एंजाइटी कहते हैं। अब सामाजिक चिंता का प्रकार, तो एक होती है एसएडी, सामाजिक सोशल, जो लोग सोशल नहीं हो पाते या जिनको सामाजिक होने में परेशानी होती है, या समाज की किसी भी कुछ भी हो रहा है समाज में तो उनको उस चीज में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करना और उन चीजों के ऊपर बहुत गहन विचार करना कि भाई समाज बहुत खराब हो गया, इस तरीके से है, ये चीज ऐसी है वैसी, मतलब उन सब चीजों के जिसके लिए आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं या आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, उन चीजों के लिए चिंताएं करना, ये एसएडी के अंदर आती हैं। कुछ होती है फोबिया वाली, कि उन्हें किसी चीज से स्पेशली डर लगना, जैसे किसी को अंधेरे में जाने से डर लगता है, किसी को पानी के अंदर, जैसे समुद्र में, अगर आप समुद्र के तट पर घूमने गए हैं और समुद्र में आपको कह दिया जाए कि 8-10 कदम या 5-6 कदम पानी में जाके खड़े हो जाइए, तो उनको उस चीज से भय लगता है कि मैं पानी में खड़ा होऊंगा तो मुझे समुद्र अपनी तरफ खींच लेगा या मैं इसमें डूब जाऊंगा। तो वो एक फोबियाज होते हैं कि किसी को मकड़ी से डर है, किसी को सांप से डर है, किसी को चूहे से डर है। तो एक डरना नॉर्मल चीज, एक एक्सेसिव डरना कि उसके डर से आपको पसीना आने लग गया, आपको घबराहट होने लग गई, आपका जी मचलाने लग गया, आपके अंदर हैवीनेस फील हो गई, तो वो एंजाइटी के एक प्रकार के अंदर आता है जो फोबिया होता है। एक होती है कि जिसको केवल घबराहट होती है, तो
घबराहट के लिए उसमें है कि उसे किसी भी चीज को या किसी भी काम को करने से पहले बस वो घबराना चालू कर देता है। अब ये किस तरीके से होगा, अब मैं इसे कैसे कर पाऊंगी या इससे मैं कैसे कर पाऊंगा, इस चीज को मैं खत्म कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, इस चीज को करने में कोई मेरी मदद कर दे। वो चारों तरफ उस चीज के लिए ढूंढता है कि कोई मेरा साथ दे, कोई मेरी मदद करे, और मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। घबराहट के कारण उसका जी मचलाता है, कई बार उल्टी होती है, उनको सर में दर्द होने लग जाता है और वो उस काम को प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, उनके हाथ पैर फूलने लग जाते हैं। एक होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, कि किसी भी तरह का पोस्ट ट्रॉमा था उनको पिछला, जो कि वो आगे आकर के उनकी लाइफ के अंदर उस ट्रॉमा के कारण वो उस चीज से नहीं निकल पा रहे, जो भी कुछ उनके साथ घटित हुआ पास्ट में उस चीज से वो निकल नहीं पा रहे हैं और उसके कारण उनको हर समय चिंता बनी रहती है। ये 6 प्रकार के मेन हमारे एंजाइटी के अंदर आते हैं। अब हम एंजाइटी के कारण अगर देखे जाएं तो एंजाइटी के कारणों के अंदर बहुत ज्यादा चिंता करना। अगर चिंता कर रहे हैं, हमें ये चीज अपने बच्चों को, अपने परिवार में, अपने समाज में सिखाने की जरूरत है कि हमें चिंता करनी चाहिए। चिंता करना सही है, सावधान रहना सही है, पर अति चिंता करना वो आपकी हेल्थ को मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा है। उस चिंता को करने से आप कुछ भी नहीं पा सकते हैं। अगर आप चिंता ही करते रहेंगे, उसके लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे, तो ये बेकार है, ये एक एंजाइटी का कारण बन जाएगा। तनावपूर्ण घटनाएं होती हैं, जैसे कि किसी के परिवार में कोई डेथ हो गई है या फिर कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया जो उसने सामने देखा अपने, और उस एक्सीडेंट से उसके मन में एक घबराहट और भय पैदा हो गया है, तो वो उस घटना से बाहर नहीं निकल पाता है। ऐसी कोई भी चीज, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं, अगर आपने देखा हो तो, कि उनके माँ बाप का डिवोर्स हो गया और वो दोनों अलग अलग हो गए, तो वो बच्चा जिंदगी भर उस पोस्ट ट्रॉमा से निकल ही नहीं पाता है। उसके लिए एक वो बहुत बड़ा कारण बन जाता है कि वो किस तरीके से उन सब चीजों से निकले। और उन अपने जो पोस्ट ट्रॉमास होते हैं, उसकी जो तनावपूर्ण घटनाएं उसके जीवन के अंदर इस तरीके से उसके हृदय पे अंकित हो जाती हैं कि वो उन सब चीजों को चाह कर भी नहीं भुला पाता है। उसके लिए जरूरत है कि समाज और परिवार उसका साथ दे और उनसे बात करे कि क्या ऐसी चीजें हैं, कैसा ऐसा भय है या ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जो हमको जो उसके मानस पटल पर इस तरह अंकित हो गई हैं कि आप उन सब चीजों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। परिवार का इतिहास भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है इसके अंदर। परिवार, अगर आपके परिवार में कोई मानसिक रोगी रहा हो, कोई एंजाइटी का डिसऑर्डर रहा हो, डिप्रेशन, स्ट्रेस का शिकार हो, तो उनको भी एंजाइटी होती है। जेनेटिक्स में चला आता है ये। कुछ स्वास्थ्य से जुड़े ऐसे रीजंस होते हैं, जैसे आपको डायबिटीज है, थायराइडिज्म है, या आपको सांस की कोई ऐसी बीमारी है, अस्थमा है, तो वो सारी चीजें, जैसे लंबे समय से हम उन सब चीजों को झेल रहे हो, हार्ट की बीमारी है, तो उन सब चीजों से आप ये लगा सकते हैं कि आप उन सब चीजों को बार बार झेलते आप उनसे एक चिंता करने का एक पैटर्न बन जाता है, एक फॉलो अप करने लग जाते हैं वो, कि हाँ, हम चिंता को हम उसको एक पैटर्न बना लेते हैं कि इस तरीके से हमारी इस बीमारी में ये होगा, हम इस तरीके से कर पाएंगे। तो हम जो ये डायबिटिक पेशेंट होते हैं, शुगर के जो पेशेंट होते हैं, उनकी आदत पड़ जाती है स्ट्रेस में रहने की, टेंशन में रहने की। उन सब चीजों को हम एक अपना पैटर्न में बना करके, और हम एक एंजाइटी लेवल पे, डिप्रेशन में जो लोग रह चुके हैं किसी भी बीमारी के, वो एक पैटर्न बना करके एंजाइटी के अंदर चले जाते हैं। हमें उन सब चीजों से निकालने की उनको जरूरत है। कुछ लोग होते हैं कि अपने दुख, किसी भी, जैसे आपके घर में कोई लड़ाई हो गई, कोई कलेश हो गया, कोई दुख है आपको, या किसी चीज की आपको ज्यादा चिंता है, तो वो लोग क्या करते हैं, नशे का सेवन करने लग जाते हैं। नशा भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि जब हम नशे का सेवन करने लग गए तो हम उसके एडिक्ट हो जाते हैं, और फिर हमें उसके लिए घबराहट, एंजाइटी होने लग जाती है। तो जो घबराहट वाली एंजाइटी आती है, वो नशे की एंजाइटी, जो नशा करते हैं उनको अधिकतर घबराहट वाली एंजाइटी उनके अंदर आती है, कि उनके हाथ पैर फूलने लग गए हैं, या पसीना आने लग गया है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, गले में कुछ फंसा फील हो रहा है, कि उनको वो जब तक वो ड्रग्स नहीं लेंगे या उस तरह का नशा नहीं करेंगे, तब तक उनको वो एंजाइटी और फोबिया चलता ही रहेगा। कुछ लोगों का व्यक्तित्व में भी विकार होते हैं, जैसे कि पर्सनैलिटी है, हमारे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर टाइप भी होता है। ये भी एक कारण होता है कि कुछ लोगों को होता है कि एकदम परफेक्शन से काम होना चाहिए,
पर हमें ये समझना होगा कि हम एज ए ह्यूमन बीइंग, एक व्यक्ति होने, हम मानव होने, इंसान होने के नाते हम एकदम परफेक्ट हर समय नहीं हो सकते। हम परफेक्ट होंगे अपने किसी पर्टिकुलर प्लेस के अंदर, किसी बहुत सारी चीजों में आप परफेक्ट हो सकते हैं, पर आप हर जगह परफेक्ट हो ये एक इम्पॉसिबल सिचुएशन है। वो लोग उस चीज को, पर्सनैलिटी के अंदर वो डिसऑर्डर आ जाता है और वो बहुत ज्यादा हर चीज को परफेक्शन से करने के कारण, उसको उस लेवल पे ले जाने के कारण कि परफेक्शन से होना ही चाहिए, अपने अंदर एक एंजाइटी का पैटर्न डेवलप कर लेते हैं, जो बहुत ज्यादा उसकी चिंता करते हैं। अब हम आते हैं कि एंजाइटी के परिणाम क्या होते हैं हमारे जीवन के अंदर। देखा जाए तो एंजाइटी एक ऐसी चीज है कि नाम तो बहुत छोटा है, पर वो हमारे, जो हमारा मन मस्तिष्क है ना, उसमें पूरी तरह से उथल पुथल मचा देता है। और जब मन मस्तिष्क ही आपका शांत नहीं है, तो आप अपने किसी भी काम को, अपनी दिनचर्या को आप अच्छे से फॉलो नहीं कर सकते हैं। किसी भी चीज को आप प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे अगर आप सचमुच में किसी भी एंजाइटी की, किसी भी प्रकार की एंजाइटी के अंदर आते हैं तो। क्योंकि हम उत्तेजित रहते हैं, उनको उत्तेजना ज्यादा होती है। ये इनके परिणाम है एंजाइटी के, कि हमने एज ए ह्यूमन बीइंग इस चीज को माना ही नहीं कि हमें सही होना है, कि हम एकदम परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं, एकदम सब चीज नहीं। हमें बी प्रैक्टिकल, हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए कि नहीं, इस तरह की चीजें नहीं होती। अब ये जो परिणाम इसके निकल के आते हैं, ये आते हैं कि हम अपना पूरा नर्वस सिस्टम को खत्म ही कर देते हैं। जैसा आप चाहें तो इसको बहुत जल्दी, बहुत कम समय में हम एंजाइटी को क्योर कर सकते हैं। दवाइयां भी इसके अंदर बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है कि हमें दवाइयां लेने की जरूरत है। नेचुरल तरीके से, नेचुरोपैथी से, रिलैक्सिंग थेरेपी से हम उनको ठीक कर सकते हैं। बट जो उसके परिणाम है, अगर हम उनको सही टाइम पे जाकर के चिकित्सक से, काउंसलर से या मनोवैज्ञानिक से नहीं मिलेंगे, तो ये एक बहुत ज्यादा गंभीर चिंता का विषय हो सकती है। इवन मैं इसे लाइफ थ्रेटनिंग करूंगी कि अगर आप एंजाइटी बढ़ते बढ़ते डिप्रेशन में पहुंच गए, तो आपने देखा होगा अधिकतर सुसाइडल केसेस हो जाते हैं आजकल बच्चों में, यूथ में। यूथ जनरेशन बहुत ज्यादा इस तरफ जा रही है। तो ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है कि हमें इसे सीरियसली लेना चाहिए कि हर जगह, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में इस तरह के काउंसलर्स अवेलेबल होने चाहिए कि जो बच्चों को अच्छे से, बच्चों को, यूथ को या किसी को भी अच्छे से सुने, उनकी बातों को समझें और ये बात समझ करके उनको सलाह दें, उनको सॉल्यूशन बेस्ड काउंसलिंग दें कि आप किस चीज को किस तरीके से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ताकि इसके परिणाम गंभीर ना हो। एंजाइटी में जब उसका इलाज नहीं किया जाता है तो परिणाम सचमुच में गंभीर होते हैं। मैं देखती हूँ कि उनका नर्वस सिस्टम पूरी तरह से बहुत ज्यादा तेजी से काम करने लग जाता है, दिल तेज धड़कता है, उनका मुंह हर समय सूखा रहता है, उनको पानी बहुत ज्यादा वो पीते हैं। पानी, कितना भी पानी पिए, एक तरीका रहता है कि उनका मुंह सूखा ही मिलेगा आपको। वो जब देखेंगे तो मतलब एक तरह की घबराहट में, और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है वो टोटली चेंज हो जाती है। आपको उनको हाथ मलते हुए देखेंगे, आप उनको बहुत ज्यादा पैर हिलाते हुए देखेंगे कि वो पैरों का बहुत मूवमेंट कर रहे हैं, वो अपनी नोज को टच कर रहे हैं, वो अपने मुंह को टच कर रहे हैं, वो इधर उधर देख रहे हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन एक जगह नहीं रहता है। तो उनकी दिल की धड़कनें बढ़ जाना, उनकी सांसें फूलना, उनकी छाती में खिंचाव आना, ये सब पसीने, भयंकर पसीने आना, कुछ लोग रोना भी चालू कर देते हैं। ये सब उसके परिणाम है कि जब वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये परिणाम, गंभीर परिणाम हमारे सामने आते हैं। जब उनको घबराहट होने लग जाती है, असहज महसूस करते हैं, वो सहज हो ही नहीं पाते सब लोगों के साथ में, थकान होती रहती है उनको हर समय। जब भी आप देखेंगे तो उनका कुछ भी काम करने का मन नहीं है, वो एक जोश के साथ किसी भी काम को स्टार्ट नहीं कर पाते और उस जोश के साथ उसको खत्म नहीं कर पाते। पूरा करने उनके लिए बहुत बड़ा काम होता है जो कि वो नहीं कर पाते हैं। थकान होने के कारण उनको सर दर्द रहेगा, उनके हाथ पैरों में दर्द रहेगा, वो हर समय लेथार्जिक ही फील करते रहते हैं कि हमसे ये नहीं हो रहा, हमसे वो नहीं हो रहा। इस तरह की चीजें बार बार उनके अंदर निकल के आती हैं। उनको कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो होता है, उनका जो ध्यान होता है, वो ध्यान नहीं दे पाते, किसी भी चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। अगर आप समझा भी रहे हैं तो वो बहुत अच्छे से समझ नहीं पाएंगे कि आपने प्रॉपरली क्या कहा, और वो उस टाइम ध्यान देके सुन के समझ भी रहे हैं तो वो उस चीज को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। याददाश्त पे भी इसका बहुत बड़ा असर होता है। आप देखेंगे कि जो एंजाइटी से पीड़ित लोग होते हैं वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, बात बात पे गुस्सा आना, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करना, झगड़ा करना, पूरे माहौल में
अगर सीधी भी बातें चल रही, पता नहीं किस बात से उनको एकदम से चिड़चिड़ापन हो जाए और वो उस चीज का क्रिएट कर दें कि ऐसा है, इस तरह से लड़ाई झगड़ों पे वो आ जाते हैं, क्योंकि चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा होता है, छोटी छोटी सी चीजों को वो लेकर के बैठ जाते हैं। उनकी मांसपेशियों में हर समय तनाव बना रहता है, जैसे मैंने कहा खिंचाव होता है, क्रैम्प्स होने लग जाते हैं, पैरों में क्रैम्प्स हो रहे हैं, हाथों में क्रैम्प, किसी भी जगह पे उनको क्रैम्प्स उठने लग जाते हैं अचानक से। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि जब हमारे मेंटली हम अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे हैं, हमारा मेंटल हेल्थ जो है वो अगर गड़बड़ है तो फिजिकल हेल्थ डिस्ट्रॉय हो रहा है। सोने में उनको नींद की, अधिकतर देखा होगा इंसोम्निया उन्हीं लोगों को होता है अधिकतर, उनको किसी न किसी कारण से कि नींद ही नहीं आ पाती। नींद ना आने का कारण ये है कि वो चिंता इतनी ज्यादा करते हैं, सोचते इतना ज्यादा है कि वो जब विचार मन में चलता ही रहेगा, जब आपका दिमाग शांत ही नहीं होगा तो आप सो कैसे पाएंगे। तो वो उस तरह सो नहीं पाते उनके अंदर। उनको भूख लगने में भूख नहीं लगती है, भूख की कमी हो जाती है क्योंकि जी मचला रहा है, उनका पेट हमेशा अपसेट ही रहता है, उनको गैस्ट्राइटिस वगैरह की प्रॉब्लम, गैस एसिडिटी बनी रहती है। माइंड जब हर समय काम करता रहता है प्रॉपरली, हार्मोन्स रिलीज नहीं होते हैं और खाना पचता नहीं है उनको। कभी जब उनको ज्यादा पैनिक वो हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, ज्यादा एंजाइटी हो जाती है तो उनको पैनिक अटैक्स पड़ने लग जाते हैं, उसके अंदर उल्टी आने लग जाती है, खुद पर उनका संतुलन नहीं रहता है, उनके हाथ पैर बुरी तरह कांपते हैं। अगर आप उनको कुछ भी चीज पकड़ने के लिए कहेंगे तो वो कुछ पकड़ नहीं पाते हैं, घबराहट उनको होने लग जाती है। उनका कभी कभी वो बोल भी नहीं पाते, उनकी आवाज नहीं निकलती है, सांस नहीं ले पाते, उनकी सांस इतनी ज्यादा फूलती है कि उन्हें लगता है कि बस अब मेरी सांस बंद हो जाएगी, जैसे मेरा किसी ने गला दबा रखा है। और वो उस चीज को समझ नहीं पाते कि किस तरीके से मेरा गला किस तरीके से ये सब चौक हो रहा है, वो और ज्यादा घबराते हैं और समाज से बिल्कुल कट जाते हैं क्योंकि वो उनको फेस ही नहीं कर पाते हैं। जो उनकी एंजाइटी है उन सब चीजों से फिर वो बचने लग जाते हैं कि जितना हो सके हम लोगों से दूर रहें ताकि हम इन सब चीजों से बचे रहें। उनके अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं आ पाता है कि कितना भी वो काम करें या कुछ भी करें, मेहनत भी करते हैं तो वही सोचते हैं मैंने तो बहुत कम ही किया है, ये काम प्रॉपरली हुआ ही नहीं है, मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं है, संतुष्टि उनके अंदर प्राय खत्म सी नजर आएगी आपको। अब हम अगर एंजाइटी में आगे बढ़े तो हम उसके इलाज की तरफ चलते हैं। इलाज अगर आप देखा जाए तो बहुत साधारण है, घर में भी रह के आप उसका इलाज को देख सकते हैं कि आप किस तरीके से, अगर प्रायोरिटी में आपने बहुत जल्दी आपने अगर सिम्टम्स स्टार्ट हो रहे हैं और सारी चीजें हैं तो आप बिना किसी दवाई के, बिना किसी चिकित्सक के भी घर में उसको ठीक कर सकते हैं, समझ के अपने बच्चों को, अपने परिवारजन को, अपने यूथ को कि ये हमारे घर के एडल्ट्स हैं, तो इनको समझ के आप उनका साथ दे के, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा के, उनको ये बता के कि हर सिचुएशन में हम आपके साथ हैं, आप उनको उस सिचुएशन से निकाल सकते हैं। पर जब परेशानी बढ़ जाए तो आपको काउंसलर्स की हेल्प लेनी चाहिए, आपको मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए। कुछ तरह की दवाइयां हैं जो मैं प्रेफर तो नहीं करती हूँ, पर अगर बीमारी बढ़ जाती है तो दवाइयां भी लेनी ही पड़ती हैं हमको, कि अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो जरूरत होती है कि हमें माइंड को काम करना है, शांत करना है किसी भी तरीके से, तो कुछ चीजें हैं जो हम उनको देते हैं। बट उससे हम, मेन चीज है कि किसी भी ऐसे काउंसलर के पास, मनोवैज्ञानिक के पास काउंसलिंग सेशंस, वो एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है क्योंकि वो अपनी बात किसी के सामने रख नहीं पाते हैं, ये ही उसका मेन रीजन हो जाता है। तो उनको किसी ऐसे पर्सन के सामने बिठाना कि वो जो उसको नहीं जानता और जिसको वो नहीं जानते, तो उनके अंदर एक ये सेफ सिक्योर मन में आ जाता है कि हाँ मेरी बात कहीं बाहर नहीं जाएगी, जिससे मेरा ना कहीं मजाक उड़ाया जाएगा, ना मैं कहीं प्रताड़ित होऊंगा। तो वो वहां पे खुलकर बात कर पाते हैं। जब वो बात करते हैं तो उनकी समस्याओं का समाधान करना ये काउंसलर का काम होता है। तो वो उनको सॉल्यूशन बता करके और उन सब चीजों को धीरे धीरे कम करें, उनको बताएं कि चिंता नहीं करनी चाहिए, किस तरीके से, किस हद तक आप किस चीज को रोक सकते हैं। और आप इसके अंदर अगर नेचुरोपैथी और एलोपैथी, आयुर्वेदिक के अंदर जाएं तो ऐसी थेरेपीज हैं, ऐसे योग, व्यायाम, आसन हैं जिनको करके आप अपने स्ट्रेस लेवल को, अपनी एंजाइटी को, बहुत ज्यादा चिंता करने की आदत के पैटर्न को तोड़ सकते हैं। जैसे ही वो पैटर्न ब्लॉक एकदम से आपका टूट जाएगा तो आपकी चिंता करने की आदत, एंजाइटी कम होने लग जाएगी तो आप अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। हमें उनको समझाना पड़ेगा कि आपको समाज का,
चीजों का, परेशानियों का, समस्याओं का सामना करना आना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हर जगह हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते, हर जगह हम परफेक्ट नहीं हो सकते, ये हमें समझना ही होगा और समझाना ही होगा। तो इस चीज का सामना करना आना चाहिए कि यहाँ पे दोनों चीजें हैं, या तो आप सफल हो सकते हैं या तो आप विफल हो सकते हैं। जरूरी तो नहीं है हर जगह हमें सफलता मिलेगी, तो हमें उस चीज का सामना करना आना चाहिए कि अगर सफलता नहीं मिली तो क्या होगा, और नहीं मिली तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये आपका एक एक कदम ही है सफलता की ओर, कि अगर आप उस प्रयास में सफल नहीं हुए तो उसको पॉजिटिव वे में लेना, सोचना होगा। उनको पॉजिटिविटी सिखानी होगी कि हर चीज के अंदर जितना आप नेगेटिव सोच रहे हो उतना नेगेटिव नहीं है, नकारात्मक नहीं है। आप उसका एक सकारात्मक पहलू भी देखें, क्योंकि एक सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। दोनों ही पहलुओं को हमें देखना चाहिए कि केवल हम अगर एक ही पहलू पे लटके रहेंगे कि ये नकारात्मक है, बुरा हो गया, मैं फेल हो गया, या मेरे को नौकरी नहीं मिली, या मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आ पाया, या मेरी शादी नहीं हो रही, या मेरा कुछ और रीजन है, तो अगर मेरा वो नहीं हुआ तो क्या हुआ, तो हमें बताइए ये नहीं हुआ तो क्या हुआ। बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं जीवन में जो आगे आपके लिए बहुत अच्छा एक उज्जवल भविष्य लेके आने वाली है। ये एग्जाम नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, एक प्रयास और करो, उसमें सफल हो जाएंगे आप। अगर आपको आपकी शादी में कोई परेशानी आ रही है या और कुछ आ रहा है, तो शायद कुछ और अच्छा होने वाला है। उनको एक उसके हर एक चीज के अंदर एक सकारात्मक विचार देना, एक ये ट्रीटमेंट का मुख्य मैं कहूंगी कि फिनोमिना होना चाहिए, फंडा होना चाहिए कि आप उनको सकारात्मकता की तरफ जोड़ें, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, उनको ये समझाएं कि आप इस चीज को कर सकते हैं। यू कैन डू इट, यू कैन डू, ये वाले जो चीजें हैं ये उनको देनी चाहिए। हमें उनको ये बताना चाहिए कि आप किस तरीके से इन सब चीजों को अपनी लाइफ के अंदर सही करके चल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक बार अगर फेलियर आपने देख लिया तो आगे भी जिंदगी में आपको फेलियर्स ही मिलने वाले। शायद ये फेलियर एक बड़ी सक्सेस का कारण हो, तो उनको इस तरीके से समझाना, उनकी भावनाओं के ऊपर उनको कंट्रोल करना सिखाना, अपने माइंड को सही दिशा के तरफ मोड़ना, क्योंकि हमेशा दो ही रास्ते होते हैं, कोई तीसरा और रास्ता नहीं है जिस तरफ आप जाएंगे। या तो आप सही रास्ते की तरफ जाएंगे या तो आप गलत रास्ते की तरफ जाएंगे। तीसरा ऐसा कोई वे नहीं है कि जिस वे में जाकर आप सक्सेस पा लेंगे। तो आप सही वे में मेहनत करें, हार्ड वर्क करें और उस तरफ को मुड़ जाएं, आपको सफलता मिलेगी। आज नहीं कल मिलेगी। हो सकता है किसी को जल्दी सफलता मिल जाती है, किसी को देर से, पर ऐसा नहीं है कि आप प्रयास करेंगे तो आपको नहीं मिलेगी। उनको ये सारी चीजें देनी है कि आप उनको ऐसा हेल्दी माहौल दे दें, उनको उनकी एंजाइटी से बचने का रीजन बता दें कि आप कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जब उनको एक सहारा मिलता है तो वही समझ जाते हैं कि मैं भी हूं कुछ इनके लिए, या अपनी फैमिली के लिए, या अपने परिवार के लिए, या अपने समाज के लिए। हम कितने आवश्यक हैं। आज की युवा पीढ़ी हमारा आने वाला कल बनाने वाली है, हमारा समाज है आने वाला, तो उसकी कितनी जरूरत है हमारी लाइफ के अंदर। अगर आने वाली पीढ़ी ही इस तरीके से अवसाद ग्रसित होगी या एंजाइटी और चिंताओं के अंदर घिरी रहेगी, तो आगे क्या समाज देगी वो, और आगे आने वाली जनरेशन्स को क्या देने वाली है। तो उनको उनकी महत्ता बताना, उनको उनकी इंपॉर्टेंस समझाना कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है एज ए बच्चा होना, कि आप एक परिवार के सदस्य हैं होना, आप एक स्कूल के बच्चे हैं वो एक होना, आप एक समाज के सदस्य हैं ये होना। ये सब चीजों की इंपॉर्टेंस उनको बता के कि आपके कंधों पर देश का भविष्य रखा है, संसार का भविष्य रखा है, तो आप कुछ भी करने में समर्थ हैं। सब अपनी तरीके से अच्छे बुरे अच्छे और छोटे बड़े सब तरीके के काम करते हैं। हर एक चीज की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। किसी भी चीज को हम कमतर नहीं आंक सकते हैं, क्योंकि अगर हम सोचें कि बड़ा ही काम करना तो छोटे काम कौन करेगा। सॉरी, ये सब उनको बताना कि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और माइंड, हमारा दिमाग, जो कि एक बहुमूल्य अनमोल तोहफा मैं कहूंगी जो हमें ईश्वर ने प्रदान किया है, इसको हम सही तरह से यूज कर पाए, उसको हम प्रॉपरली कमांड दे पाए कि आपको एक्चुअली में करना क्या है।
कोई भी बीमारी इतनी बड़ी नहीं होती कि जिससे हम निकल ना सकें, कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि जिसका कोई हल ना हो। यह जीवन में ऐसा कोई दौर नहीं है कि जो खत्म नहीं होगा। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा। ये उनको फिनोमिना समझाना बहुत जरूरी है कि आप आगे बढ़िए। जब हम कदम बढ़ाते हैं तो साथ देने के लिए तो है ना आपके अपने, आपका परिवार, आपकी फैकल्टी, आपके लोग जो आपका साथ देंगे ही देंगे। जब आप अच्छे काम करते हैं तो बाकी के सारे लोग भी आपके साथ आ जाते हैं। जरूरी है कि हम अपने आप को समझें कि हम जीव मात्र, जो हम मनुष्य हैं, हम क्या हैं। एक हम कहा जाए तो सबसे जो उन्नत भगवान ने, या हम कह सकते हैं कि जो इस संसार का, ब्रह्मांड की एक रचना है, वो एक ह्यूमन बीइंग की ही है कि एक इंसान होना अपने आप में एक बहुत शायद मैं कहूंगी कि एक बहुत बड़ा उपहार हमें प्रभु ने दिया है कि आप एक इतने बड़े, आपको एक इंसान रूप में जीवन मिला है। तो इस जीवन को, इस बहुमूल्य उपहार को हमें क्यों व्यर्थ गंवाना है? क्यों ना हम उसको अपने तौर तरीके से, हम उसे अपना अच्छी तरह की काम करके, अच्छी तरीके से अपने फेलियर्स को अपने लिए आने के लिए एक नया स्टेप समझ करके, अच्छी संभावना को समझ करके, पॉजिटिव होकर के, और हम उन सब चीजों से निकल करके एक अच्छे समाज का निर्माण करें और एक अच्छे इंसान होने का हम दायित्व निभाएं। ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अच्छे समाज का निर्माण करें। और अगर हम अपने आप को ही खत्म कर देंगे कुछ चिंताओं में आकर के, हम अपने आप को ही कमतर समझेंगे, तो नई पीढ़ी का निर्माण कौन करेगा? आने वाले जो ये जितने भी हमें उन्नत होना है, हमें एकदम सक्षम बनना है, तो हम वो उस काम को कैसे कर पाएंगे? हम उस काम को कर ही नहीं पाएंगे, हमारी पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाएंगी। हम अपने जो स्पेशल यंत्र जो हमें ये मस्तिष्क प्रदान किया गया, हम उसको गलत वे में यूज करके उसका एक तरह से निरादर ही कर रहे हैं उस गिफ्ट का। तो हम उसको धीरे धीरे अपने एक पैटर्न को क्लोज करके, अपने चैप्टर को क्लोज करके, गलत चीजों को कम सोच के, अपने आप को पॉजिटिव माइंड के अंदर ले जा करके, पॉजिटिव माइंडसेट ले रख के कि ये आज नहीं हुआ, कल हर हालत में होगा, और अगर कल भी नहीं हुआ तो मैं परसों हो ही जाएगा। ऐसी संभावनाओं को, ऐसा आशावादी होकर के हमें अपने जीवन को जीना चाहिए। इन सब चीजों से हम एंजाइटी से निकल सकते हैं, अपनी सारी परेशानियों का सामना कर सकते हैं। जब हम सामना करना सीख जाते हैं तो हमारी चिंता कम हो जाती है। हमें भविष्य के लिए चिंता करना बहुत अच्छी बात है, पर उस चिंता के अंदर डूब करके अपने आप को खत्म कर देना वो बहुत गलत चीज है। वो एक खतरनाक तरीका हो जाता है अपने आप के साथ डील करने का, कि आप अपने मन मस्तिष्क को, अपने शरीर को आप खुद ही टॉर्चर कर रहे हैं। इट इज अ टॉर्चर फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ, कि आप अपने आप को एंजाइटी के अंदर धकेल करके उन सब चीजों से नहीं निकल पा रहे हैं। आपको जरूरत है, आप हाथ बढ़ाइए, आप एक काउंसलर के पास जाइए, अच्छे काउंसलर के पास जाइए जो आपको एक अपना हाथ दे, आप उसके अंदर से बाहर निकल के आ सकें। और एक काउंसलर का एक फर्ज बनता है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसकी ड्यूटी है कि वो बिना किसी भी अपने स्वार्थ को देखे और उन एंजाइटी और डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों को अपना एक सहानुभूति भरा, प्रेम भरा एक हाथ दें, जिससे कि वो उन सब चीजों से निकल के बाहर आ सके। वो जिस तरीके के अंधेरे गड्ढे में गिर चुके हैं और अपने आप को समाज से दूर करे जा रहे हैं, अपने भविष्य को और देश के भविष्य को और समाज के भविष्य को खत्म कर रहे हैं, उनसे वो बाहर आ सके। हमारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी एज ए परिवार, एज ए माता पिता, एज ए टीचर या एज ए डॉक्टर, हमारी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को, या जो हमारी पीढ़ी है, जो हमारे साथी हैं, हम उनको हेल्प करें इन सब चीजों से निकलने के लिए। अब हम अगर आयुर्वेद और नेचुरोपैथी की तरफ चलें कि हम इसका किस तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो योगा और एक्सरसाइज ये एक बहुत बढ़िया तरीका है इन सब चीजों से निकलने का। क्योंकि जो कार्टिसोल लेवल एकदम से बढ़ता है उसको हम कम कर सकते हैं अपने एक्सरसाइज और योगा से। योगासन में 3 तरह की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट बताई जाती हैं इन सब चीजों के लिए। एक है वीरासन, बलासन और त्रिकोणासन, बालासन।
जो जिसे चाइल्ड पोज भी कहते हैं, इनसे हम अपने जो योगा अगर हम उसमें ऐड करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, इन तीनों आसनों का रोज अपने दिनचर्या के अंदर 10 से 15 मिनट भी देते हैं, तो आप उन सब तरीके के हार्मोन के ऊपर कंट्रोल करके और अपने एड्रेनल, अपना डोपामाइन और ये हमारा हम सब चीजों को, चारों हार्मोन्स को बढ़ा सकते हैं। हम अपने अंदर जो हमारी सांस लेने की प्रक्रिया है, जो हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, अगर हम उसको अपने जीवनचर्या के अंदर डालें तो हम इन सब चीजों से निकल सकते हैं। जैसे जिनको सांस फूलने की प्रॉब्लम हो जाती है या छाती में खिंचाव आता है या वो सांस ले ही नहीं पाते, उस टाइम पे उनकी सांस रुक जाती है, दौरे की तरह पड़ने लग जाता है, उस चीज को अगर हम डीप ब्रीथिंग करें, केवल कॉन्सेंट्रेट करें हम अपनी सांस पे कि हमारी सांस अंदर जा रही है, हमारी सांस बाहर आ रही है, केवल सांस के ऊपर जब कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो वो गहरी लंबी सांसें हमें एंजाइटी से तुरंत आराम देती हैं। और हम अनुलोम विलोम को अपनी डेली प्रैक्टिस के अंदर 5 मिनट से स्टार्ट करके आधा घंटे 20 मिनट अगर हम अनुलोम विलोम के ऊपर लेकर जाएं अपने को, तो वो हमारे को शांति प्रदान करती है, मस्तिष्क को शांत करती है, हमारे न्यूरॉन्स को कम देती हैं और जो हाइपर एक्टिविटी होती है नर्वस सिस्टम और न्यूरॉन्स की, उनको नॉर्मलाइज कर देती है। जो हमारा अनुलोम विलोम है उससे हमारे बॉडी के अंदर प्रॉपरली ऑक्सीजन जाती है और हमारे सारे अंगों को पूरी ऑक्सीजन मिलती है। जब हमारे अंगों को पूरी ऑक्सीजन मिलती है, हमारे दिमाग को पूरी ऑक्सीजन मिलती है, तो हमारा दिमाग और हमारा शरीर पूरी तरह से काम करने लग जाता है। थोड़ा टाइम लगता है इन सब चीजों में, बट वो इंक्रीज कर देती है हमारी कैपेबिलिटीज को और अनुलोम विलोम से हमारी जो क्रिया क्षमता है वो बढ़ जाती है। जो ओम की चैंटिंग है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल, मैंने अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं, पेशेंट्स हैं, मैंने उनके अंदर देखा है कि मैं जब उनको ओम चैंटिंग के लिए बोलती हूँ कि आप सूर्य के सामने बैठ करके आंख बंद करके बस केवल ओम की ध्वनि का ही उच्चारण कीजिए, क्योंकि जो ओम की वाइब्रेशंस हैं वो इतनी ज्यादा है कि उसको तो सारे ही वैज्ञानिक मान चुके हैं कि जो उसकी ध्वनि तरंगे हैं वो बहुत ही हाई वाइब्रेशंस की होती हैं। तो जब वो ओम की चैंटिंग करते हैं तो हमारा जो मन मस्तिष्क है वो हाई वाइब्रेशंस को ग्रहण करता है और हमारे मस्तिष्क को शांत होकर के सही दिशा की तरफ ले जाता है। हमारी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ता है, हम अच्छे से ध्यान लगा पाते हैं काम को करने में और हमारी याददाश्त को बढ़ाता है। ओम चैंटिंग बहुत ज्यादा फायदा करती है। एक और चीज है कि सूर्य स्नान, जो उगता हुआ सूर्य है उसका ध्यान करना और उसके अंदर 15 मिनट बैठना, 15 मिनट फ्रंट से और 15 मिनट बैक से, रीढ़ की हड्डी के ऊपर आपका सूर्य सन की रेज पड़े, सुबह उगते हुए सूर्य की, जो दोनों तरफ आप 15-15 मिनट अगर सन बात करते हैं तो वो आपकी पूरी बॉडी को एंजाइटी से मुक्त करता है। जो जकड़न हो जाती है एंजाइटी से पूरी बॉडी के अंदर, उससे मुक्ति मिलती है, क्रैम्प्स में आराम पड़ता है। और जो छाती की जकड़न, जो लोग बोलते हैं कि हमारी छाती एकदम से भर जाती है, जकड़न फील होती है, ऐसा लगता है कि कोई खींच रहा है, खिंचाव महसूस हो रहा है, उसमें सनबाथ से, धूप के स्नान से या सूर्य स्नान से बहुत ज्यादा फायदा होता है। हम मड थेरेपी भी उसके अंदर रिलैक्सेशन थेरेपी की तरह काम में लेते हैं। मड थेरेपी से क्या होता है कि जितने भी बॉडी के टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो जो बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन है, जब हमारे जो खराब हार्मोन बन रहे हैं, ये कॉर्टिसोल वगैरह, अगर हम मड थेरेपी करते हैं तो वो उससे रिलीज करके एक रिलैक्सेशन थेरेपी की तरह मड काम करती है और आपकी बॉडी को रिलैक्स कर देती है एकदम से, और जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको अपने साथ निकाल के ले जाती है। जो मसाज थेरेपी है, थेरेपेटिक मसाज, अभ्यंगा कह लीजिए आप, इसके अंदर क्या होता है कि जब हम थेरेपेटिक मसाज करते हैं, मर्दन वगैरह करते हैं, तो उससे क्या होता है कि फुल बॉडी रिलैक्स होती है। जो हमारे एक्सेसिव कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज हो रहा है, ब्रेन फॉगिंग कर रहा है, उससे तुरंत वो नीचे जाता है तेजी के साथ में। रिलैक्सेशन, इतना तेज रिलैक्सेशन मसाज थेरेपी का होता है कि बॉडी और माइंड तुरंत रिलैक्स हो जाते हैं, और आप जो एंजाइटी में जा रहे होते हैं, रिलैक्स होके इतना सूदिंग इफेक्ट और काम इफेक्ट आपको बॉडी को मिलता है, दिमाग को मिलता है कि आपको नींद आती है। तो जब नींद आने लग जाएगी प्रॉपर्ली, तो आपका ब्रेन ऑलरेडी अच्छे से काम करने लग जाएगा। इसका नींद के अंदर भी बहुत अच्छा काम है। अब हम आते हैं मेडिटेशन के ऊपर। मेडिटेशन बहुत बड़ा रोल अदा करता है हमारे एंजाइटी को खत्म करने में। बट कहना कि आप मेडिटेशन कीजिए बहुत आसान है,
मेडिटेशन करना उतना ही कठिन हो जाता है जब हम कहते हैं कि ध्यान लगाइए, क्योंकि ध्यान लगाना, जब हम सोचते हैं कि ध्यान ही लगाएंगे, उसी क्षण हमारे दिमाग में इतनी सारी बातें आती हैं कि आप उस जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। उसका एक बहुत सरल सा उपाय बताती हूँ मैं, कि आपको ध्यान लगाना है तो आप सिर्फ जब ध्यान लगाने बैठे हैं तो आप सूर्य के सामने बैठिए सुबह, और आप पद्मासन, सुखासन या चेयर पे जिस भी तरीके से आपको कंफर्टेबल होता है, एक कंफर्टेबल पोज के अंदर बैठ जाइए, और आप अपनी आंखें बंद करके सिर्फ आप अपनी सांस के ऊपर ध्यान कीजिए कि आपकी सांस कहाँ जा रही है। अब मेरी सांस अंदर गई यहां से लेके यहां तक, अब मेरे उधर तक आ गई है, अब फिर हम बाहर निकाल रहे हैं तो हमारी सांस बाहर आ रही है, फिर हमारी सांस अंदर आ रही है। और कुंभक को एक बड़ा स्थान दिया जाए। कुंभक और रेचक जो होता है उसके अंदर जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम कुंभक को ज्यादा देर यूज करें। जैसे हमने सांस ली, रोक लिया, अब हमने लेकर के रोक लिया, हमने अपनी पूरी सांस अपने पेट के अंदर रोक ली है, फिर बाद में हमने अपने पूरे लंग्स वगैरह खाली किए, जब पूरी सांस बाहर निकल गई है तो अब हमने फिर कुंभक लगा लिया। अब हम सांस को ले नहीं रहे हैं, वहीं रोक के रख रहे हैं, फिर बाद में हमने फिर सांस ले ली। छोड़ना सांस का, लेना और कुंभक, इनका कुंभक का एक बहुत बड़ा रोल हमारी बॉडी के अंदर ध्यान लगाने के अंदर मेडिटेशन में होता है। तो जितना ज्यादा हम ध्यान अपनी सांसों पे लगाते हैं उतनी ही जल्दी हम मेडिटेशन की स्टेज में पहुंच पाते हैं। किसी भी चीज जब हम ध्यान लगा रहे हैं और हमें अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देना है, तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज जिसपे आपको सबसे ज्यादा पसंद है, चाहे वो कोई भी म्यूजिक हो सकता है, कोई मुरली की धुन, कोई शंखनाद, कोई झरने की पानी की आवाजें, ऐसी नेचुरल चीजों की जो ध्वनि होती है, ये हमारे मेडिटेशन के अंदर बहुत अच्छा काम करते हैं। घंटियों की ध्वनि, शंखनाद की ध्वनि, बहते हुए पानी की कलकल की आवाजें, या हल्की हवा की जो साउंड होती हैं, ये सब मेडिटेशन करने में हमारे माइंड को एकदम से काम कर देती हैं। तो हम ध्यान लगा पाते हैं, उस मेडिटेशन की स्टेज में पहुंच पाते हैं जो सचमुच में हमें जरूरत है। जब हम मेडिटेशन धीरे धीरे करने लगते हैं तो 1-2-3 महीने में वो स्टेज आ पाती है कि फिर आप आराम से बैठते ही 5 से 10 मिनट के अंदर मेडिटेशन स्टेज में पहुंच जाते हैं। और ये मेडिटेशन आपको इतना ज्यादा शक्ति प्रदान करता है कि आपके बल को बढ़ाता है, आपके तेज को बढ़ाता है, आपकी आयु को बढ़ाता है, आपकी शक्ति को बढ़ाता है। और इन सब चीजों से नेचुरली आप अपने शरीर को और अपने दिमाग को स्वस्थ कर सकते हैं। तो मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए जो ये मेडिटेशन है बहुत ही अच्छा रोल अदा करता है। आप उसके लिए अपने किसी भी जो मेडिटेशन करवाने के लिए योगाचार्य वगैरह होते हैं उनके भी सहायता ले सकते हैं कि जब आप अपने आप ना कर पाए, क्योंकि एंजाइटी ऐसा टाइम होता है कि जब हम अपने आप को मेंटर नहीं कर पाते तो आपको एक मेंटर की जरूरत होती है। तो आप कुछ दिन के लिए उनसे मेंटरशिप ले सकते हैं कि आप हमें ध्यान करना सिखाएं या मेडिटेशन सिखाएं या योग निद्रा की हमको स्थिति में लेकर के जाएं, तो वो आपको आसानी से ले जाएंगे और आपको सिखा देंगे, फिर आप उसको हमेशा फॉलो कीजिए। हम एंजाइटी के अंदर कलर थेरेपी को भी यूज करते हैं कि अलग अलग तरीके के कलर्स से हम उनको एक ऐसे टास्क देते हैं जिनसे कि वो अपने कलर्स को यूज करके अपनी जो रचनात्मकता है, अपने अंदर की जो क्रिएटिविटी है उसको बढ़ाते हैं। जब वो दिमाग उसके अंदर लगाने लग जाते हैं और उसके अंदर अपना मन लगा देते हैं तो उनकी एंजाइटी बहुत कम होने लग जाती है, क्योंकि जैसे ही एंजाइटी स्टार्ट हुई तो वो उन सब चीजों की तरफ चले जाते हैं। तो एंजाइटी स्टार्ट होते ही जैसे कि आपको या तो कोई एक्सरसाइज करने लग जाइए, या आप मेडिटेशन करने लग जाइए, आप लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेने लग जाइए, या कोई भी ऐसा खेल जो आपको बहुत पसंद है आप उसको खेलने लग जाइए, या कोई भी ऐसा गाना या म्यूजिक या संगीत में कितनी शक्ति होती है कि वो आपकी किसी भी चीज को क्योर कर सकता है। हर एक तरीके की बीमारी को क्योर करने की क्षमता संगीत के अंदर होती है। तो हम अपना कर्ण प्रिय जो हमें बहुत अच्छा लगता है उस संगीत को एज ए मेडिसिन यूज करें, और उस संगीत को तब सुनना चालू करें जब आपको एक एंजाइटी डेवलप होनी स्टार्ट हुई है। आपको पता तो चली जाता है कि मुझे एंजाइटी होना स्टार्ट हो गई है, तो आप अपने संगीत किसी भी तरीके का चला लीजिए जिससे कि आपके अंदर अच्छे हार्मोन्स डेवलप हो जाएंगे और आप उसको ठीक कर सकते हैं। अपने जिनसे आप प्यार करते हैं, जो आपके अपने हैं, आप उनको गले लगाइए। हम जब किसी को गले लगाते हैं तो डोपामाइन रिलीज होता है। डोपामाइन एक ऐसा हार्मोन है जो हमें तुरंत खुशी देता है।
तो जो अच्छी वाले ये हार्मोन्स है, डोपामाइन है, ये तुरंत आपके एंजाइटी को डाउन कर देता है और आपको उस सैडनेस के जोन में से निकाल के हैप्पीनेस की तरफ ले जाता है। तो किसी को मोर देन अगर 30 सेकंड आप हग करते हैं, गले से लगाते हैं, तो आपके अंदर डोपामाइन रिलीज हो जाता है, जो कि आपके कॉर्टिसोल को एकदम से न्यूट्रल कर देता है और आप उस एंजाइटी के फेज से बाहर निकल जाते हैं। तो ये ऐसी चार पांच मेन चीजें हैं जिनको आप यूज करके अपने एंजाइटी को खत्म कर सकते हैं और हमेशा के लिए उससे पीछा छुड़ा सकते हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे हम जीत ना पाए या जिस चीज से हम बाहर ना निकल पाए। जरूरत है उसे सही से समझ के सही समय पे उसका सही निदान करना। मैं अपने शब्दों को बस एक कबीर जी के दोहे के साथ में विराम देना चाहूंगी। चिंता से चतुराई घटे, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास करे कबीर। तो चिंता ना करें, स्वस्थ रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अपने और अपनों को समझें, सबको पर्याप्त समय दें और सबके साथ में बैठें ताकि हम आपस में बात कर सकें, ऐसा हंसी खुशी का माहौल बना सकें ताकि एंजाइटी और ये चिंता जैसी चीजें घेरे ही ना। एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना हमारा धर्म है और हम उसे कर सकें। नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अंजलि मैम का, आज इतना ज्ञानवर्धक और सामाजिक दृष्टि से जिस टॉपिक की आज व्याख्यान की जरूरत है उस टॉपिक पर आज व्याख्यान हुआ। एंजाइटी जो लगातार, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि हर व्यक्ति आज जो है इस, हम तो बीमारी ही कहेंगे, एक तरीके से रोग कहेंगे, क्योंकि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम इस समय किस लेवल से गुजर रहे हैं। लेकिन जी, आज के इस सेशन से और हमारा ये वीडियो जो है, जो रिकॉर्डेड भी है, कहीं ना कहीं यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये मैक्सिमम शेयर भी किया जाएगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके इस ज्ञान को, इस नॉलेज को पहुंचाया जाए सब तक। और इसमें जो वर्णन किया गया है पूरा 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप, उनका कैसे निदान करना ये भी बताया गया है। तो ये सब फॉलो करें तो निश्चित है कि सभी को लाभ मिलेगा, चाहे वो जिस लेवल की एंजाइटी है लोगों में। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आप चिकित्सा आपकी हो सकती है, आप हर तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं। तो इस सत्र को बिल्कुल अच्छे तरीके से पुनः देखें, बार बार देखें, क्योंकि ये रिकॉर्डेड है, फेसबुक पर भी और यूट्यूब के माध्यम से भी मिलने वाला है। तो आज का यह सत्र बहुत ही सराहनीय रहा है, ज्ञानवर्धक रहा है, इसलिए पुनः धन्यवाद डॉक्टर अंजलि मैम को। और अब इस सत्र को यहीं विराम दिया जाएगा। इस सत्र को विराम देने से पूर्व हम सभी शांति पाठ करेंगे, कमर गर्दन सीधी करते हुए ध्यानात्मक आसन में 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। प्रसाद करेंगे और कोमलता से चेहरे पर स्पर्श करेंगे। पुनः धन्यवाद और उन सभी का धन्यवाद जो यह सत्र हमारा लगातार लाइव देख रहे हैं। और अब मिलते हैं नए विषय के साथ पुनः। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।